तो इनके शालीन व्यक्तित्व से, इन्होंने मेरे बारे में बड़े काइंड वर्ड्स कहे, बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन व्यक्तित्व में शालीनता भी अब, माफ कीजिएगा, कम नजर आती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि भीतर से शालीन नहीं है, लेकिन बेचैनी दिखती है कई बार। व्यग्र रहता है व्यक्ति, आंखें चारों तरफ घूमती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, अंदर ऐसा लगता है कि सीने में जलन, आंखों में एक तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। लेकिन इनको मैं देखता हूं तो लगता है कि भीतर कहीं तल पर ठहरे हुए हैं। एक ऐसे परिवार से हैं जहां सेवा की परंपरा है। आज भी पिताजी के नाम पर, स्वर्गीय पूज्य पिताजी के नाम पर इनका हॉस्पिटल काम कर रहा है, जो पहले आयुर्वेदिक ट्रस्ट होता था। दादाजी खेमचंद्र जी 3 बार के विधायक हैं। राजनीति में कई बार कुछ भाग्य भी परसेंटेज मांगता है, और ये भी कहता है कि धैर्यपूर्वक अपनी पारी का इंतजार कीजिए और रेस में बने रहिए। तो इनके पास धैर्य भी है और रेस में भी ये बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको सागर से कुछ अच्छा सुनने को जरूर मिलेगा। मैं अब आता हूं उन प्रश्नों की तरफ। पहले कुछ औपचारिक प्रश्नों से शुरू करते हैं। शैलेंद्र जी, बुंदेलखंड विकास की दौड़ में मालवा निर्माण से अगर पीछे है तो इसकी वजह क्या है? क्या ये नजरिया आपने महसूस किया कि बुंदेलखंड को लेकर, मैं किसी सरकार की तरफ नहीं जा रहा हूं, किसी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा हूं जी, आपने अगर बुंदेलखंड का इतिहास देखा हो, जितना मैं देख पाया हूं, ब्रिटिश काल से ही बुंदेलखंड जो है उपेक्षा का शिकार रहा। वजह ये थी कि बुंदेलाज ने या बुंदेलखंड वासियों ने कभी भी गुलामी की, दास्ता की, वो जो है वो उसके पहनने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कभी भी, चाहे मुगल्स हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, अंग्रेज हों, उन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। और यहाँ के राजा महाराजाओं ने युद्ध करते हुए बलिदान नहीं होना स्वीकार किया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। ये इतिहास के पन्नों पे है, हमें गर्व होना चाहिए। जब ब्रिटिश सेनाएं यहाँ मालवा की ओर जाना चाहती थी, तो जो शॉर्टेस्ट रूट उनके लिए था वो महोबा, ये छतरपुर, ये सागर होके था। लेकिन कभी भी कोई ब्रिटिश सेना इस रूट से वहाँ नहीं पहुँच पाई। उनको गुना शिवपुरी वाला ऐसा वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको यहाँ से गुजरने के लिए रास्ते देने से मना कर दिया। कभी भी बुंदेलखंड के विकास के लिए कभी कोई योजना बनी नहीं। पहली बार जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लिए, उसके पहले हमारी बहन उमा दीदी ने, जब मुख्यमंत्री के बतौर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के, मैं समझता हूँ इसके पहले कोई मुख्यमंत्री बुंदेलखंड से बना नहीं था, पहली बार उमा दीदी ने बुंदेलखंड के प्रतिनिधि के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने योजनाएं बनाई, तत्पश्चात शिवराज जी ने बनाई, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से हो या अन्य, तो ये काम शुरू हुआ। एक साथ लगभग 1000 करोड़ रुपए हमें योजनाओं के रूप में मिले, और आज हम देख रहे हैं। हालांकि मैं आज आपके माध्यम से सागर की जनता से इस बात के लिए थोड़ी माफ़ी मांगूंगा कि विकास की योजनाएं क्रियान्वित होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन कहते ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये काम जो शुरू हो गए हैं, ये सारे काम वर्ष 2023 तक पूर्ण करके आपको सौंप दूंगा। ये आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूं। मालवा में एक चीज और है शैलेंद्र जी, कि वहां कांग्रेस और बीजेपी इंदौर से जुड़े मसलों को लेकर
छिपकर ही जाएं दिल्ली, अलग अलग जाएं, फ्लाइट्स के टाइमिंग्स अलग अलग कर लें, ट्रेन्स अलग अलग चुन लें, लेकिन दिल्ली में एक हो जाते हैं कि हमारे इंदौर के लिए। आपके बुंदेलखंड में ये भावना कितनी है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे भी बताते हुए खुशी है कि इस मामले में हम मालवा से पीछे नहीं हैं। जब विकास का मामला हो, अभी हमने देखा अनेक स्थानों पे सड़कें सक्रिय थी, हमने तय किया कि इनकी चौड़ाई डबल करनी है, तो कागज़ पे डबल करना बड़ा आसान है और प्रैक्टिकली सतह पे उसको उतार पाना आसान नहीं है। लेकिन जहाँ जैसे जिस व्यक्ति की कोई भी और अतिक्रमण नहीं, उनकी निजी भूमि, उनके द्वारा क्रय की गई भूमि, अगर नगर के विकास के लिए, सड़क के विकास के लिए उसकी आवश्यकता है, तो किसी व्यक्ति ने ये नहीं मुझसे पूछा कि इसका मुझे मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये भाव जो है, जो मालवा में है, वो भाव स्थूल रूप में वहाँ होगा, सूक्ष्म रूप में यहाँ विद्यमान है और अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं कभी पड़ी, इसलिए ये अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। 1990 में जब मैं यहाँ आया, पहले तो क्या स्थिति होगी ये कल्पना से बाहर होगी, लेकिन मैंने जो यहाँ सब्जेक्ट्स देखे, क्रिमिनोलॉजी, मैंने कहा अरे गुरु ये तो भोपाल में भी नहीं है, इंदौर में भी नहीं देखा हमने क्रिमिनोलॉजी जैसा सब्जेक्ट। और जब इस कैंपस में मैंने प्रवेश किया, संयोग से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1985 तक देश के अधिकांश हिस्सों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों में 50% से ज़्यादा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते थे। लेकिन जब मैंने सागर का कैंपस देखा तो मुझे बहुत गर्व हुआ और फिर मुझे पता चला कि एक समय ऐसा था कि देश का हर साहित्यकार, हर बड़ा कवि, अमिताभ बच्चन के पिता बहुत गौरवान्वित होते थे सागर में जब कवि सम्मेलन में 55 और 60 के दशक में उन्हें बुलाया जाता था। आज सागर की स्थिति क्या है? आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 50 के दशक में एक बेमिसाल सौगात दी। उसके बाद शैलेंद्र जी की ये बात मुझे अच्छी भी लगी कि उन्होंने उस पर अटकना गवारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पिछली सरकार और पिछली पार्टी की तरफ इशारा जरूर किया कि आज़ादी के बाद से 3-4 दशकों तक क्या हुआ। लेकिन क्या हुआ का सवाल उठा के चुप बैठने का समय नहीं है। इस कार्यक्रम में जहां हम शहरों के विकास की बात करते हैं, ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, फिर और आगे बढ़ें तो इलाहाबाद, पटना, जयपुर, ये चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, पुणे की तुलना में पीछे क्यों हो गए? पीछे इसलिए हुए कि हमने आईटी को नहीं पकड़ा, हमने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या एजुकेशन को नहीं पकड़ा। आपके पास तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 50 के दशक में नींव रखी। स्मार्ट सिटी बन जाएगी, सड़कें चमकने लगेंगी, लेकिन जब तक यहां की युवा शक्ति शिक्षा की रोशनी से नहीं चमकेगी शैलेंद्र जी, उस पुराने गौरव को हासिल करना संभव नहीं होगा। और ये आपकी परंपरा है सागर की। सही फरमाया आपने। असली बात तो यही थी कि 1946 के पहले हमारे बुंदेलखंड में तो शिक्षा का कोई अवसर ही नहीं था। हायर एजुकेशन क्या होती है ये जानते ही नहीं थे। गौर साहब की बड़ा योगदान है कि उन्होंने बुंदेलखंड के अंधकार को प्रकाश में बदला और 46 से जो एक नई परंपरा निकली है, उस परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का भी काम किया। अनेक लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम किया है और अब नए चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तरीके से, जैसे आपने आईटी का बोला, आईटी पार्क हमारी एक बड़ी आवश्यकता है जिसको लेके मेरी बात हुई है और मुझे उम्मीद है कि हमने जगह भी चिन्हित कर ली है। आईटी पार्क बहुत जल्दी सागर में खुलना चाहिए और ज़रूर खुलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और
एक बात जरूर कभी कभी मेरे मन में थोड़ी सी तकलीफ देती है कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बड़े मिनरल्स के माइंस के डिपॉजिट हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं आ पाया। उसके क्योंकि उद्योग बगैर उद्योगों के आए हुए फिर रोजगार का सृजन ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। हालांकि सागर ITI ने बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का बड़ा अच्छा काम किया है। अभी मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला था, लेकिन बड़े पैमाने पर सृजन जो है ये स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से कुछ नौजवान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी मुझे बताइए शैलेंद्र जी कि कई बार आप जीवन में तमाम योग्यताओं को लेकर चलते हैं। आपने खुद भी कहा कि क्या बुंदेलखंड से जो कैबिनेट मंत्रियों की भरमार रही उसका खामियाजा 3 बार के विधायक को भी भुगतना पड़ा? हमारे एक साहित्य एक कवि होते थे सागर में, श्रद्धेय निर्मल चंद जी निर्मल, उन्होंने एक कविता मुझे भेंट की थी। उसको मैंने अपना जिंदगी का एक फलसफा बना लिया। उसमें कहा है, कर्म का सूरज जिन्हें है राह देता, निष्काम सेवा भाव जिनको चाह देता, पद बहुत छोटा हुआ करता है उनको, वक्त जिनको देश की परवाह देता। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये संतुष्टि का भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कम नहीं है, कमतर नहीं है कि आप 3 बार से सागर जैसे महत्वपूर्ण स्थान से विधायक हैं और जनता का इतना विश्वास अर्जित करने में मुझे सफलता प्राप्त की है। लोगों का विश्वास आपने कायम रखा है, तो ये छोटी बात नहीं है। 2023 के चुनाव की तरफ मैं आता हूं। इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मामा उनका प्रिय संबोधन है, उसके साथ एक शब्द और जुड़ गया, बुलडोजर मामा। मध्य प्रदेश में भी देश के कुछ हिस्सों में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई अलग अलग हिस्सों में, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी परंपरा नहीं है ये, लेकिन जिस तरह ये घटनाएं हुई और जिस तरह से उसके बाद का मंजर हुआ, कांग्रेस का एलिगेशन है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान भी करता है। कुछ और सेक्टर से भी ऐसी आवाजें आई, लेकिन आप इसे किस तरह देखते हैं? अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा वो कहते भी हैं कि मैं सज्जनों के लिए पुष्प की तरह कोमल हूं और दुर्जनों के लिए वज्र की तरह कठोर हूं, तो अब इस कठोरता में बुलडोजर मामा भी बहुत ताकत से शामिल हो गया। मैं समझता हूं ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। अगर हमने सारे लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया, सज्जनों को दुर्जनों के साथ, तो ये उचित नहीं होगा। ये दुर्जनों के साथ व्यवहार को अगर जस्टिफाई किसी तरह कर भी दिया जाएगा, तो सज्जनों के साथ उसी व्यवहार को फिर कैसे हम उचित मानेंगे? अपराधियों का कोई जात नहीं होती, कोई संप्रदाय। अपराधियों के साथ, भूमाफियाओं के साथ, अनेक तरह की धाराओं में लिप्त व्यक्तियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए, वज्र के समान कठोरता वाला व्यवहार जो यूपी में योगी सरकार ने किया, मध्य प्रदेश में शिवराज जी उसी तरह का काम कर रहे हैं, वो मैं उचित मानता हूँ। और मुझे खुशी है, फिगर आते हैं कि लगभग 2500-3000 एकड़ ज़मीन जो है आतताइयों से मुक्त करा के और गरीबों के आशियाना के लिए अगर उपयोग हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि गद्दे जैसे गंदे नाले को आपने शुद्धिकरण करके और गंगा के समान पवित्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये शुद्धिकरण का काम बिल्कुल अच्छा है। ये तो
क्या बोलते हैं, लोगों को उनका अधिकार दिलाने का एक समाजवाद लाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। 2023 की अगर मैं बात करूं कि अगर ये दावा भारतीय जनता पार्टी ताकत से करती है कि वो 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है, और अब एक नया नारा आपकी पार्टी में गूंज रहा है, डबल इंजन की सरकार, यानी अब मैं ये स्ट्रैटेजी कभी मैंने पढ़ी थी कि कांग्रेस का वो दौर जब इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी तो उनका चेहरा विधानसभा चुनाव में भी एक चेहरा होता था। आज वो चीज़ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ी जाती है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी और मोदी जी। तो ये डबल इंजन क्या आपको लगता है कि आपको इतनी ताकत से खींच कर ले जाएगा, अगर ये आपका दावा है, होगा ही, कि आप 5वीं बार सरकार बनाने के स्टेशन पर खड़े होंगे, तो क्या क्या चीजें इसमें होंगी उपयोगी जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के दावे पर अगर मुहर लगाती है, क्यों? हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जो हैं उनकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति 5 साल 365 दिन अपनी परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको किसी तरह के विचों की और किसी तरह के इसकी बहुत वो नहीं होती, डर नहीं होता। तो मुझे तो चुनाव से कभी डर नहीं लगता, और मैं आपको बड़ा विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अनेक लोगों को हमने देखा है कि चुनाव में वो सोते ही नहीं हैं, रात रात जग रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों से। मैंने कहा कि आवश्यकता क्या है? अगर आप बाकी के दिनों में एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो चुनाव के दौरान भी उतने घंटे हम काम करते हैं जितने घंटे सामान्य दिनों में करते। मुझे चुनाव से कभी भय नहीं लगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम पहली बार उन गलियों में जा रहे हों, पहली बार उन लोगों से साक्षात्कार हो रहा हो, तो वो तो मेरी निजी बात हो गई। वर्ष 2023 की आपने जो बात की, वो मुझे लगता है कि ये जो डबल इंजन वाला मामला है, ये यूपी में मुझे जाने का अवसर मिला, बड़ा कारगर है। वहाँ माननीय योगीनाथ जी की प्रति भी लोगों के मन में बड़ा आदर और श्रद्धा थी, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें एड्रेस की थी। साथ में मोदी जी का जो डबल इंजन लग गया, तो यूपी सरकार मतलब नैया पार करने में ये डबल इंजन बड़ा कारगर हुआ। तो मैं लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का जो प्रयोग होगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में सही तालमेल, एक सामंजस्य बना के, और केंद्र और राज्य दोनों के संसाधनों को मिला के विकास करने का अगर जो फार्मूला इस समय चल रहा है, वो फार्मूला वास्तव में जन कल्याणकारी है। आज मैक्सिमम जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र से प्रवर्तक योजनाएं हैं। 60% का अंशदान केंद्र का है, 40% का अंशदान राज्य का है। तो इस तरह का जो फार्मूला है वो बहुत उपयोगी है। मनीष, मैं चाहूँगा कि अगर हमारे साथी जो हैं कोई अपना नज़रिया, अपनी जगह से अपनी बात कह सकते हैं सागर के विकास को लेकर, वो मंच पर आकर कहना चाहें तो यहाँ भी स्वागत है। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। सागर आप आए, एक बहुत अच्छे कार्यक्रम हे प्रभु आनंद दाता को आप संचालित करते हैं, हम सुनते हैं। परम श्रद्धेय सुरेंद्र जी गोस्वामी उसमें रहते हैं, सागर उनकी ससुराल है सर। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि सम्मानित विधायक जी या जनप्रतिनिधि में जो 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक होता है संवेदनशील और दूसरा होता है कमिटमेंट।
तो माननीय विधायक जी इन दोनों पैरामीटर्स बिल्कुल खरे उतरते हैं। हम सभी के लिए वो संवेदनशील भी हैं और कमिटमेंट भी पूरा करते हैं। एक बड़ा सर्टिफिकेट है ये एक जनप्रतिनिधि के लिए जी। और एक छोटी बात, हालांकि विधायक जी ने अनेक मंचों पर और सक्षम मंचों पर वो बात रखी है, वो है सागर विश्वविद्यालय जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना तो हमारे यहाँ का राज्य का विश्वविद्यालय छिन गया। तो अगर सागर में एक राज्य विश्वविद्यालय खुल जाए तो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी और उसका नाम भी डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर रहे, क्योंकि हमने नुकसान अपना उठाया है गौर साहब के नाम पर, तो उसकी पूर्ति भी गौर साहब के नाम पर हो, ऐसा मेरा अनुरोध है। क्या सोचते हैं आप, क्या एक डॉक्टर हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जैसी किसी संकल्पना की आवश्यकता आप अनुभव करते हैं? स्टेट यूनिवर्सिटी तो बनना ही चाहिए और बन के रहेगी। मैं आज आपको कमिटमेंट ये भी करके जा रहा हूँ। मेरी सॉरी, उसको लड़ाई नहीं कहना चाहिए, मेरी जिद ये है मुख्यमंत्री जी से कि वह यूनिवर्सिटी महिला विश्वविद्यालय होना चाहिए। पता नहीं क्यों करके मुझे हमेशा लगता है आज भी हमारे अभिभावक अपनी बेटी का एडमिशन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में कराने में ज़्यादा मेंटल पीस उनको होता है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। अगर ये भाव है तो क्यों ना हम एक महिला विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं और उसके सृजन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमेशा कह देते हैं, अरे भाई अब तो सब को एजुकेशन का ज़माना है, अब कहाँ तुम। तो ऐसे करके मेरी उनसे थोड़ी सी जब भी अवसर मिलता है, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा हूँ। लेकिन अगर महिला विश्वविद्यालय नहीं भी बन पाई तो स्टेट यूनिवर्सिटी सागर में ज़रूर बनेगी, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। आप एक शब्द उसके साथ जोड़ दीजिए, शायद आपकी मांग मंजूर हो जाए। आप उसके साथ एक शब्द जोड़ दीजिए, बुंदेलखंड महिला वीरांगना विश्वविद्यालय। वीरांगना शब्द आप जोड़ दीजिए, क्योंकि वीरांगनाओं की भूमि ये है और वहाँ पर ठीक है, मैं मतलब कोई हास्य विनोद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है और निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय हो, फिनिशिंग विश्वविद्यालय हो, जो उनके स्किल को बहुत अच्छे तरीके से अपडेट करे। और जिस दिन बुंदेलखंड की लड़की देश में विदेश में बुंदेलखंड स्टेट यूनिवर्सिटी से निकल कर जाएगी, कमाल होगा। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। बाबूजी को मौका जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद। इनकी मूछें जो है मुझे बुंदेलखंड के गौरव की याद दिला रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, जैसी चलही बयार पीठ पुन तैसी कीजिए वही सफल होता है। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। सागर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले विधि विभाग खोला था। सागर से सबसे पहले एन हेमन हाई कोर्ट जज नागपुर बने थी। तो वास्तव में सागर में हाई कोर्ट बनना चाहिए। अब हाई कोर्ट तो क्योंकि जबलपुर में है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि यदि मान्य है यहां सागर में बेंच ही बना दें, क्योंकि अब हाई कोर्ट तो बनेगी नहीं, तो यहां एक बेंच जिसको सर्किट बेंच कहा जाता है, मतलब कम समय के लिए आती है, अगर ये खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सागर का बार जो है ये 150 साल पुराना है और यहाँ सबसे पहले सागर के प्रतिनिधित्व करने के लिए माने दिल्ली में भी ऑल इंडिया अधिवक्ता संघ जो है हमारा परिषद है, उसमें भी प्रतिनिधित्व हुआ है। 1956 में हुआ था। ये सागर का इतिहास है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही है। हालांकि भोपाल भी कतार में खड़ा है अभी तक, कछु भाव नहीं है भोपाल को अभी तक। तो सागर का नंबर कब लगोगे बाबूजी, देखा थे अपन का हो थे। मुझे लगता है कि मनीष अब हम प्रेजेंटेशन पार्ट की तरफ हम बढ़ें और जो कर्मवीर, जिनकी कर्मनिष्ठा और जिनके कार्य से हम उन्हें आज विधायक जी और हमारे जो और मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जो मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप पहले उनको आमंत्रित कर लें और साथीगण, और फिर हम
आमंत्रित करते हैं उन लोगों को जिनको सम्मानित करने की श्रृंखला आरंभ होगी।